यूरोपियन कंट्रीज़ के बाकायदा ये स्टिकर वीज़ा पेस्ट करके देते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये बाकायदा डिप्लोमेटिक इनक्लेव की पार्किंग में लोगों को बुलाते थे, वहाँ बुलाकर ये पोज़ करते थे, लोगों को दिखाते थे कि हम इस तरह से वीज़े लगा के दे रहे हैं और वहीं पे उनके सेल्फ प्लॉट किए गए बंदे उनके पास आते थे, उनको थैंक्स करते थे कि आज हमारा वीज़ा लग गया है और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दैट। दुबई के वीज़े बनते और सऊदी अरब के वीज़े बनते, तो कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग यूरोप और कनाडा का बड़ा नाम था, तो वहाँ से लोगों ने एप्लीकेशन पेपर वर्क जो भी करता था बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसकी एप्लीकेशन करता था, लेकिन इस चीज़ का उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था। इसमें बहुत से स्वाद में जो फैमिलीज़ थी उनके वीज़े अप्रूवल भी हो गई, लोगों को ये फ़ील हुआ कि ये वीज़े मैं ज़ाती हिस्सत से या किसी लिंक के ज़रिए करवा रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये पता था कि शायद मैंने ये बिल्कुल बताया था कि मेरे लिंक भी है और मैं वैसे एज एम्प्लॉय भी शो किया था। फिर जज ने हमें ख्वाब दिखाए कि आप जो है ना वो मेरे पास दुबई से कनाडा का काम है, तो मैंने फिर अपने दोस्तों से बात की, अपनी भी बात की, घर वालों को भी एग्री किया कि मैं जो है ना वो 2-3 साल बाहर लगाता हूँ, उसका ये बेनिफिट होगा कि हम फिर वापस आके मैं दोबारा अपना टूरिज़म का काम दोबारा शुरू कर लूँगा। तो घर वाले भी एग्री हो गए, दोस्त भी सारे एग्री हो गए। हमने पेमेंट्स जो इकट्ठी की, पेमेंट इकट्ठी करके हमने ऑफिस में रखी। एजेंट ने बोला, आसिम नामी एजेंट है, उसने बोला जी एक अकाउंट से मैं पेमेंट लूँगा, वो असद का अकाउंट होगा। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से जारी गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के कारोबार ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है कि जहां दुनिया के लातादाद एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान से सफर करने वाले मुसाफिरों को शक-ओ-शुबा की नजर से देखा जाता है, वहां कानूनी सफरी दस्तावेजात रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी मुसाफिरों को इमिग्रेशन के कड़े अमल से गुजरते हुए भी देखा जा सकता है, जो अपने हमवतनों के इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस होने की वजह से मुश्किलात और मसाइब का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में जारी इंसानी स्मगलिंग के इस कारोबार का जायजा लेने से पहले इन 5 मनाजिर को देखना जरूरी है। पहला मंजर, इंसानी स्मगलिंग के कारोबार को बेलगाम होने का अंदाजा लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे एयरपोर्ट्स और सरहदी चेक पोस्ट पर कायम तैनात इमिग्रेशन हुक्काम के जमा करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोककर गिरफ्तार किया गया, जो जाली दस्तावेजात की मदद से गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें मल्टीपल केसेस हैं, इसमें कुछ वीज़ा फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हैं, कुछ प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी कि किस तरह एक फैमिली, एक जो माइनर बच्चे हैं वो अपने बच्चे तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, एक थर्ड बच्चा जिसको वो जानते भी नहीं है उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालकर वो उसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश की। और इसी तरह के सर मुतअद्दिद केसेस हैं। हम लोगों ने एक रिसेंटली केस पकड़ा जिसके अंदर एक इम्पोस्टर था जो अपने भाई के कागजात पर सफ़र करने की अटेम्प्ट कर रहा था। हमने उसको अप्रहेंड किया। हमारे इमिग्रेशन स्टाफ जो है वो बहुत विजिलेंट है और हर चीज़ को बारीक बीनी से हम लोग जो है वो जायज़ा लेते हैं। इमिग्रेशन काउंटर पर जब इनकी प्रोफाइलिंग होती है तो उसकी स्क्रूटनी सर बहुत टाइट की जाती है और उसकी रीज़न यही है कि जैसे उम्रा करने के लिए फैमिली गई, उम्रे की आड़ में उम्रे को एक्सप्लॉइट किया गया। वो मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ पर जाने के लिए हर मुसलमान दिल से ख्वाहिश करता है, जाना चाहता है, लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी इस तरह की हरकतें करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल में हमारा ग्राफ जो है वो नीचे चला जाता है। इनको जब अप्रहेंड किया गया, जब देखा गया कि इनके पास फेक पासपोर्ट बरामद हुए हैं, तो इट पोजेज अ बैड नेम टू पाकिस्तान। इसमें हमारी इमिग्रेशन की गलती नहीं, ये वो खुद यहाँ से प्लान करके गए, उम्रे को एक्सप्लॉइट किया और अल्टीमेटली उनका फेट ये है कि आज उनको हवालात देखने पड़े। दूसरा मंजर, इंसानी स्मगलिंग के कारोबार के फैलाव का अंदाजा लगाने के लिए इस तादाद को देखा जा सकता है जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान डिपोर्ट हुई। इसमें वो हजारों अफराद शामिल नहीं जो अपनी मंजिलों पर नहीं पहुंच सके, रास्तों में ही गिरफ्तार होकर जेलों में हैं, मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाहें हासिल करने के लिए इंतजार में हैं या डंकी लगाते हुए जान की बाजी हार चुके हैं। 2021 में 58,758 अफराद डिपोर्ट हुए,
2022 में डिपोर्ट होने वालों की तादाद 51,869 थी। 2023 में डिपोर्टीज की तादाद 73,578 थी। 2024 में मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वालों की तादाद 48,896 थी। 2025 में गैर कानूनी दस्तावेजात और ओवरस्टे के बायस डिपोर्ट होने वालों की तादाद के बारे में DGFIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि इस साल डिपोर्ट होने वालों की तादाद 56,000 के करीब थी, जिनमें सऊदी अरब से 24,000, दुबई से 6,000 और आज़रबाईजान से 2,500 ऐसे पाकिस्तानी डिपोर्टीज भी शामिल हैं जो वहां पर गैर कानूनी तौर पर भीख मांगने में मसरूफ थे। सानू एजेंट मिले खावर, ठीक है, उस नाल राबता होया, इबरार लड़का है, उस नाल जेड़ा है क्या कि उमरे ने वीज़े लवाने, सारे उमरे ने वीज़े लवाए असी, ते मैं अपनी फैमिली नाल लवाया क्योंकि मैं अपने बच्चों की लैके जा रहा सा, मेरे हिसाब से मुस्तकबिल वास्ते कि यार चलो बेहतर है, तो वो मैं वीज़ा लवाए, इत्थों असी उमरा किता, उमरा उत्थे रहे हाँ, फिर उत्थे सन खावर मिलिया, यानी कि खावर कॉन्टैक्ट किया कि फलानी तारीख तुसां ए मैं तुसां की भाई फलाने गेट उत्ते तुसी उत्थे पहुँच आयो, सन उत्थे मिलिया कबूतर चौक विच। मेरे 4 बच्चे, एक मैं और एक मिसेस सी, असां तकरीबन 55 लाख रुपया जड़ा देता उसको। तीसरा मंजर, गैर कानूनी तरीकों से इंसानी स्मगलरों की मदद से यूरोपीय ममालिक की तरफ जाने वालों में से गुज़िश्ता 2 बरसों में 100 से ज़ायद अफराद गहरे पानियों में डूबकर जान की बाजी हार चुके हैं। इन जाँ बहक होने वालों में वो तादाद शामिल नहीं जो खतरनाक रास्तों में दम तोड़ गई या ईरान और तुर्की के बॉर्डर फोर्सेस के हाथों मारी गई, क्योंकि ऐसे आदाद शुमार को जमा करना मुमकिन नहीं। कोई गाल नहीं, मेरे को बोल सारा पासा सोने हाथ भी सोने, तलियां सोने, ऐस मुड़े दी परेशानी वास्ते मेरे रात भी रोंदिया कर सकता, यार भी बस चुप कर। अल्लाह तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरा बच्चा लभ दे, ला दियो, हे भाई दुआ मांग, अल्लाह सोने मेरा बच्चा बन, अल्लाह सोने मेरे बच्चे, छोटा बच्चा सी, इन्ना भरावां तकरीबन 6 साल हो गए, 26-27 साल की उम्र हो गई। दसी मैं जाना है, खीर जिसले जाना हा सुना, तो उस दिन मैनू भैन के घर लैके गए, उत्थों ही फिर टुर गया बैग छोटा जिहा पा के, तो फिर उत्थे टुर आंदे मैं जाना, मैनू ना रोको। पहले कोई नहीं सी सलाह, यक से दम एक दिन लिया अपने कपड़े ते पैंटा शर्टां, ते अंदर मैं ना वही पैंटा शर्टां लिया, ते मैं है की करना पे, अंदर मैं मीटिंग ते जाना है, जिथे काम से जाता सी ना, आंदा सी मैं मीटिंग ते जाना, ते मैं आख्या मीटिंग ते जाना है ते तू बस इंजे गोल मगोल ही रखिया, सही गल भी कोई मां मना करे, आख्या सारे ना जाना, मते दिन बदल जान, अपनी गरीबी समझ के टूट ए छत डिग पे ने, पैसा भी लेने माड़े चंगे, अंदर से जान छत पावां दा, मकान बनावां दा, पहले 2 कमरे बनावां दा, नौबत ही नहीं आई। 1.5 महीने बाद गए ने, उतों ले पिया तू बैठे ने शिप ते 5 कुछ दिन हो गए पहले मेरी गल हुई फोन ते, 22 सालों का 24 सालों का, तो शादी कर दी, साल डेढ़ के 2 छोटे बच्चे, ठीक ठाक खैर करी तो पुछन नहीं तो दसन नहीं अपने पापा ना रात को मेरा ना बस अम्मी जी मेरा बेटा टेबलों तो रोटी खाना, अम्मी जी रोटी को नहीं लभती, यकीन करो कच्चे अंदर हो गए, अजे लफाज नहीं अड़ के मैं अपने पुत्तर के कहना लफाज बोला, मेरा पुत्र बाहर मुड़े अड़ के रहा, कैसे पुत्र तू जाना नहीं पर मगर अजे नमाज पढ़ बैठिया तो फोन आ गया, मैं उठ के ना पापा ना लड़न, मैं मेरा पुत्र वापस आओ, समान की भुखे ने
ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਰੋਂਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਰੁਕਿਆ ਕਰ ਭਈ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ हो गए बहुत दुखी चौथा मंजर, तेजी के साथ बढ़ते हुए इंसानी स्मगलिंग के कारोबार के बायस पाकिस्तान को यूरोपीय और खलीजी ममालिक की तरफ से शदीद दबाव का सामना है और बैरूनी दुनिया का ये मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे और इमिग्रेशन का जिम्मेदार इदारा पाकिस्तान से जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क सफर करने वालों को सख्ती के साथ रोके। इन मुतालबात के बाद पाकिस्तान ने तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों की चेकिंग और स्क्रीनिंग का अमल सख्त बना दिया है। यही वजह है कि DGFIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि 2025 में FIA इमिग्रेशन ने 51,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया। कमेटी को बताया गया कि उनमें ज्यादातर अफराद उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। सख्त चेकिंग इसलिए है कि लोग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उनको लगता है कि ये प्रोसीजर हुआ है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है हर वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसके लिए आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। तो वो जब पूरी नहीं होती हैं तो एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर उनको डील कर रहा होता है वो जब सेटिस्फाई नहीं होता है कि ये बाहर जाके काम करेगा या किसी और यूरोप या किसी और कंट्री में स्किप होने की कोशिश करेगा, इसके पास सफिशेंट चीज़ें नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कमी है, तो वो फिर उनको ऑफलोड करते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये रीज़न है मेन जो है ऑफलोडिंग की। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और रिक्वायरमेंट पूरी है, आपका वीज़ा वैलिड, एवरीथिंग, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो कोई मसला नहीं है, जा रहे हैं लोग। ऑफलोडिंग इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है लोगों को। और दूसरा ये है कि ट्रेंड भी अभी ज़्यादा है लोगों का जाने का, तो वो वॉल्यूम इस लिहाज से भी थोड़ा ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा फिर वो ऑफलोड भी होंगे, ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकेंगे, तो शायद इसलिए ये फिगर ज़्यादा महसूस होता है। पांचवा मंजर, इंसानी स्मगलर्स जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को मुल्क से बाहर ले जाने में मसरूफ हैं, उन्होंने एक कदरे नया और खतरनाक रूट तलाश किया है। तालीम याफ्ता और IT के शोबों में महारत रखने वाले पाकिस्तानी नौजवानों को कंबोडिया और थाईलैंड जैसे ममालिक की तरफ भेजा जा रहा है, जो बज़ाहिर सियाहती वीजों पर उन ममालिक में जाते हैं, लेकिन वीजे में मियाद खत्म होने के बाद उन्हीं ममालिक में रूपोश हो जाते हैं। उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें कॉल सेंटर्स पर मुलाजमत की ऑफर की जाती है और जब वो कॉल सेंटर्स पर चले जाते हैं तो वहाँ उनको यरगमाल बना लिया जाता है और जबरी मुशक्कत ली जाती है। DGFIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि 2025 में 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 अफराद ताहाल वापस नहीं आए, जबकि वो 4,000 अफराद जो सियाहती वीजे पर बर्मा गए थे, उनमें से 2500 अफराद रूपोश हो चुके हैं। छठा मंजर, रवां बरस 17 जनवरी को एक हैरान कुन वाक़या हुआ यूं कि पहली बार कोई आला अमरीकी सफारती अहलकार इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े स्कैंडल का मुकदमा दर्ज करवाने खुद FIA के ऑफिस पहुंच गईं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में ओवरसीज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करने वाली लिंडा निगवियान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि अमरीकी वीजे के लिए पाकिस्तान के कुछ शहरियों ने जाली दस्तावेजात सफारत खाने को जमा करवाई हैं। वाज़ेह रहे कि इन जाली दस्तावेजात के साथ पाकिस्तानी वजारत खारजा का रेफरल लेटर और अमेरिका में एक जाली तकरीब के लेटर्स भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि एजेंट्स अल शेख सैयद सैफुद्दीन, वल्द हाफिज मोहम्मद असलम अल मारूफ, उस्मान गिलानी, पीर साहब और रब नवाज ने उनसे भारी रकूम वसूल की ताकि वो अमेरिका के वीजे के लिए दरख्वास्त दे सकें और किसी तकरीब में शिरकत का बहाना बनाया जा सके। इस तरह पीर साहब ने दर्जैल अफराद से फौरी तौर पर वसूली कर ली और वीजा प्रोसेस मुकम्मल हो जाने के बाद मुकम्मल रकम उनको देने का वादा किया गया। बिलाल हुसैन अदाशुदा रकम 1,90,000 रुपए, मुतालबा 70 लाख रुपए। रिमशा जुबैर अदाशुदा रकम 1,35,000 रुपए, मुतालबा 45 लाख रुपए। मोहम्मद वसीद इकबाल अदाशुदा रकम 1,20,000 रुपए, मुतालबा 60 लाख रुपए। अली रजा अदाशुदा रकम 20,000 रुपए, मुतालबा 50 लाख रुपए। अवैस कमर रांझा अदाशुदा रकम 1,20,000 रुपए, मुतालबा 45 लाख रुपए। माज अली अदाशुदा रकम 45 लाख रुपए, मुतालबा 45 लाख रुपए। अरशमान अहमद अदाशुदा रकम 20,000 रुपए। वकास असलम अदाशुदा रकम 45 लाख रुपए, मुतालबा 45 लाख रुपए। एहसन रजा रकम की तफसील मौजूद नहीं। मोहम्मद रिहान अदाशुदा रकम 20,000 रुपए, मुतालबा 50 लाख रुपए। मोहम्मद हसनैन अदाशुदा रकम 1,70,000 रुपए,
मुतालबा 30 लाख रुपए। FIA की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा एजेंट्स ने दरख्वास्त गुजारों को दावतनामे, फॉर्म और दीगर लाजमी दस्तावेजात फराहम की ताकि वो सूफी मेला में शिरकत के लिए अमरीकी वीज़ा हासिल कर सकें। ये एजेंट्स दरख्वास्त गुजारों की वीज़ा की मुलाकातें भी तरतीब देते थे और उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार करते थे। एक अमरीकी सूफ़ी काउंसिल ने कुछ पाकिस्तानियों को वो हर साल बुलाते हैं जो कि मजहबी लगाव है लोगों का इस्लाम से, उनको दावतनामे देते हैं जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका जाते हैं। इस दफ़ा एक पूरा आप गैंग कहें इसको, पूरा नेटवर्क कहें, अमरीकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में ख़ुद पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? अमेरिका को एक एम्बेसी को अपने सोर्सेज से पता चला कि 12 लोग आ रहे हैं जिनके वीज़े लगाने के लिए उनको इनविटेशन दिए गए थे। उनके एम्बेसीज़ में यहाँ इंटरव्यू हैं, 3 उनके होस्ट हैं, आप उनको एजेंट कह लें, जो गैंग के सरबरा या सरगना थे। जब ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, अमेरिकन एम्बेसी ने इनको डिटेन कर लिया और पाकिस्तान की FIA को रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने फ़ौरन मदाखलत की, ऑन द स्पॉट 12 लोगों को उन्होंने वहाँ से पकड़ लिया, कुछ लोग भाग गए वहाँ से। और एक हैरानकुन बात है, पाकिस्तान के एक सिटिंग जज भी इस वीज़ा हासिल करने वाले लोगों में शामिल थे। FIA का ये दावा है कि इस जज साहब को यूँ समझिए कि वो विक्टिम हैं, उनको भी साथ लेके एक सूफ़ी साहब हैं, बुनियादी तौर पर एक पीर हैं बहुत मशहूर सरगोदा के, जो पूरा एक नेटवर्क लेके जाते थे हर साल अमेरिका में, वो भी उनको भी साथ लेके जा रहे थे। तो ये इससे एहसास हुआ कि अमरीकी एम्बेसी कभी बहुत काम करता है, बाहर के जितने मिशंस हैं वो अपने मकामी किसी मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं जब उनको इंसाफ चाहिए होता है। यहाँ पहली बार हुआ है जो उनकी अपनी विजिलेंस की सरबराह हैं, उसने अपनी मुद्दत में FIA के उसमें जाकर मुकदमा दर्ज करवाया है। और पाकिस्तान की पूरी जो हैरारकी है, वज़ारत दाखिला, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान का मिशन वाशिंगटन DC में, सबको इन्वॉल्व किया गया। लगता है ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। रवां बरस 23 जनवरी को इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की इमिग्रेशन टीम ने 2 अफराद को फ्रांसीसी वीज़ा के हसूल के दौरान FBR के अफसर जाहिर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मोहम्मद कामरान वल्द मोहम्मद फ़याज़ और आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद रफ़ीक, जो रावलपिंडी के रिहायशी हैं, फ्रांस जाने वाली परवाज़ पर सवार होने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे। मशकूक रवैये के सबब उन्हें दोबारा प्रोफाइल करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने खुद को FBR का अफसर जाहिर किया और बताया कि वो सरकारी मुलाकातों और यूरोपीय पार्लियामेंट के दौरे के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दावे के हक में बाज़ सरकारी खतूत और ईमेल्स भी पेश की, जिनमें उन्हें सरकारी वफ्द के रुकन के तौर पर दिखाया गया था। ताहम तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि वो ना तो FBR के मुलाजिम हैं और ना ही किसी सरकारी वफ्द का हिस्सा। मजीद तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि उनका असल मंसूबा फ्रांस से स्पेन जाना और यूरोप में गैर कानूनी पनाह हासिल करना था। उनके मोबाइल फ़ोन से ये भी जाहिर हुआ कि अतीकुर रहमान चौधरी FBR के अफसर ने उनके वीज़े की दरख्वास्त में मदद की और सरकारी शनाख्त का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें अफसर जाहिर किया। माली लेन देन के सबूत से यह भी साबित हुआ कि वीज़े के लिए लाखों रुपए वसूल किए गए। FIA ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को रोक लिया और एंटी करप्शन ब्रांच के हवाले कर दिया। दोनों पाकिस्तानी शहरियों पर ज़ेर दफात 419, 420, 468, 471, 109, 17, 18, 22 इमिग्रेशन कानून और दफा 2-5 मुजरिमाना इकदामात के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद कामरान और आमिर शहजाद ने अतीकुर रहमान चौधरी के जरिए अपने वीज़े के हसूल के लिए 53 लाख रुपए की अदायगी की, जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। FIA तहकीकात जारी हैं ताकि मजीद मुलव्विस अफराद और इस फ्रॉड के दायराकार का तयन किया जा सके। एक केस सर हमने सितंबर 2025 में किया, जिसके अंदर 2 विक्टिम्स को मैंने टेकअप किया इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में। वहाँ पर हम लोगों ने एक लड़का पकड़ा जिसका नाम था रोहान भट्टी। उसके ऊपर हमने FIR दी 324/24, 324/25। उस FIR के अंदर कहानी 2 लड़कों से शुरू हुई, लेकिन जब मैंने उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर चीज़ें देखी, जब मैंने फर्दर अनअर्थ की उस सारे रैकेट को, तो आई रिकवर्ड अ नंबर ऑफ 120+ पासपोर्ट्स फ्रॉम हिज अपार्टमेंट। और वो 120 लोग जो हैं, दे वर अबाउट टू बी द विक्टिम्स। उन सबको इसने जाली वीज़े लगा के देने थे और फ़ी बंदा ये 7 से 8 लाख रुपया वसूल कर रहा था और कर चुका था। कई इसके ऐसे इफेक्टिव थे जो इस मुकदमे के बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया
और कई ऐसे विक्टिम थे जिनके हमने पासपोर्ट्स रिकवर किए, हमने उनको अप्रोच किया, उनको हम लोगों ने जब बताया तो वो एक स्टेट ऑफ शॉक में थे कि किस तरह से ये जालसाजी वो कर रहा था। इसके अंदर सर वो मुख्तलिफ़ तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कोई जो वो बंदे जो फेक स्टिकर बना कर दे रहे हैं, वो बंदे जो फेक अपॉइंटमेंट्स, आजकल अपॉइंटमेंट्स फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, फेक अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, ये पूरा सिंडिकेट हम लोगों ने अनकवर किया। इसके अंदर जो मुल्ज़मान थे कुछ इश्तिहारी हमने कर दिए और जो एक बंदा पकड़ा हुआ है उसकी हाई कोर्ट ने भी बेल डिसमिस कर दी और ही स्टिल बिहाइंड द बार। ग्रीस, लिथुआनिया, स्पेन, इटली, यूरोपियन कंट्रीज़ के बाकायदा ये स्टिकर वीज़ा पेस्ट करके देते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये बाकायदा डिप्लोमेटिक इनक्लेव की पार्किंग में लोगों को बुलाते थे, वहाँ बुलाकर ये पोस्ट करते थे, लोगों को दिखाते थे कि हम इस तरह से वीज़े लगा के दे रहे हैं और वहीं पे उनके सेल्फ प्लॉट किए गए बंदे उनके पास आते थे, उनको थैंक्स करते थे कि आज हमारा वीज़ा लग गया है और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दैट। उनको फर्दर पेमेंट करने के बहाने से उनका अकाउंट नंबर ले लेते थे। एक प्रॉपर लोगों को फ़िल्म दिखाई जाती थी कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और लोग उस चक्कर में आकर धड़ाधड़ पेमेंट्स करते थे, अपने पासपोर्ट्स बज़रिया TCS डाक भिजवा देते थे जो कि अलाउ नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि एयरपोर्ट पे जब लोग आ रहे होते हैं, हमें FIA के ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये बंदा जॉब के लिए जा रहा है या स्किप होगा, कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है उनको ना। तो नॉर्मली पहले ये होता था कि लोग इग्नोर करते थे हमारे ऑफिसर्स जो हैं कि ठीक है अगर ये दुबई जा रहा है तो जॉब करेगा, दुबई से कहाँ जाएगा। लेकिन अभी नए नए तरीके लोगों ने बना लिए ना, वो पता चल रहा होता था कि इस बंदे का प्रोफाइल सैर वाला नहीं है, विज़िट पे नहीं जा रहा है ये, लेकिन फिर भी नरमी करते थे कि जाके मुलाजमत करेगा। तो इस वजह से शायद वो ट्रेंड थोड़ा कम था। जब से इंसिडेंट होना शुरू हुए कि यहाँ से दुबई या सऊदीया या अज़रबैजान किसी और डेस्टिनेशन, फिर वहाँ से आगे अटैम्प्ट करनी फ़ेक वीज़ा पे या डंगी लगा के किसी भी इलीगल रूट से, तो वो जब शिकायतें ज़्यादा हो गई तो फिर हम पे भी प्रेशर ज़्यादा आ गया। तो अभी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है। देखते हैं कि अगर ये वाकई विज़िटर है, विज़िट पे जा रहा है तो जाने देते हैं। अगर वो उसका प्रोफाइल नहीं है, उसके पास सफिशेंट फंड्स ही नहीं है, वो क्या करेगा जाके, कैसे सैर करेगा, तो इसलिए वो फिर रोकते हैं और ऑफलोडिंग का नंबर थोड़ा बढ़ गया है। डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। आसम नामी एजेंट आया है, एक दिन कहता है यार मैं दुबई से आया हूँ, दुबई मैंने वापस आना है, तो आप अपने दोस्तों को और अपना जो है ना वीज़ा दुबई का डालें, उधर हम मिल के काम करते हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते हैं उनको हम पाकिस्तान कट ओवर करवाते हैं। अक्सर कश्तियाँ जो हैं वो रास्ते में ख़राब हो जाती हैं और वहीं पे बंदे उसके अंदर मरना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको उठा उठा के समुद्र में फेंकते जाते हैं, जब तक कोई नज़दीक से कोई ऐसा शिप ना गुजरे जो उनको देख ले और उनकी मदद करे। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और इंसानी खरीदो फरोख्त एक खामोश मगर निहायत संगीन बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जो हर साल हजारों पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी हिजरत, इस्तेहसाल और मौत के दहाने तक ले जा रही है। ह्यूमन स्मगलर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, लीबिया में या जिन कंट्रीज़ से ये ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ पर कुछ ऐसे पाकिस्तानी दोस्त भी होते हैं, पाकिस्तानी लोग भी होते हैं जो ख़ुद तो फंस जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों को फंसा के ले आते हैं। एक दो डंकियाँ उनकी कामयाब हो जाती हैं तो फिर वो पक्के एजेंट बन जाते हैं वहाँ पे। फिर वो पीछे पाकिस्तान में लोगों से रब्ता रखते हैं और लोग यहाँ से बंदे तैयार करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से भेजते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। वहाँ पे वो जाके उनको संभालते हैं, उनके लिए जगह ख़रीद के रखते हैं या किराए पे ले लेते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनकी पेमेंट्स लेते हैं पीछे, फिर आगे वहाँ तक पेमेंट्स पहुँचती हैं। फिर वो जो कुछ लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे तुर्की में हैं, लीबिया में हैं, ट्यूनिस में हैं, वहाँ पे जो लोकल बंदे होते हैं वो उनको अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी होंगे उनका तो इतने डीप तल्लुकात नहीं होंगे उन लोगों के साथ, तो वो मुकामी लोगों के साथ मिल के उनको फिर पैसे ऑफ़र करते हैं, फिर वो लालच में आके उन लोगों को आगे स्मगल करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनके पास 150 बंदा हो गया है, उसका उन्होंने $3 लाख इकट्ठा कर लिया है, अब वो क्या करेंगे, वो मछेरों से जाके कश्तियाँ ख़रीदते हैं, जिनके एक पोर्शन नीचे होता है, एक ऊपर होता है। वो कुछ बंदे नीचे डाल देते हैं, कुछ ऊपर डाल देते हैं।
अब वो कश्तियाँ अब मछेरों को भी पता है या दूसरे लोग जो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनको भी पता है कि लोग ये कश्ती डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल तो इतना है को नहीं लीबिया में। लिहाजा वो जब कश्ती देखते हैं तो वो अपने पैसे की बचत देखते हैं कि हमें कम से कम रेट पे जो मिल जाए, बस चलती हो, इसकी गारंटी नहीं अब इटली तक पहुँचे या ना पहुँचे, उनको इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंदे मरते हैं मरे, उन्होंने अपने जब पैसे ले लिए ना तो बस उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा धक्का दे देना है और वापस भी नहीं आने देना। अगर वो कश्ती मोड़ के वापस आएगी तो वो दोबारा वहाँ से खड़े होकर फायर करेंगे, उनको बोलेंगे अब आप जाओ उधर जाओ, आगे पीछे नहीं आना। साल 2020 में सूबाई और वफाकी सतह पर की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक 32,022 अफराद को इंसानी खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग का मुतासरा करार दिया गया, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी। ये आदादोशुमार इस अमर की निशानदही करते हैं कि ये जुर्म सिर्फ सरहदी मसला नहीं बल्कि गहरा समाजी और इंसानी बहरान है। 2021 में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के 8,835 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 1,173 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम माहिरीन के मुताबिक असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से वाकयात रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। 2022 में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई जब 19,000 केसेस सामने आए और 26,529 मुतासरीन की निशानदही की गई। इनमें से तकरीबन 3/4 खवातीन थीं, जो इस बात का सबूत है कि जुर्म सिनफी बुनियादों पर इस्तेहसाल का भी बड़ा जरिया बन चुका है। तकरीबन 2023 के एंड पे जो है ना वो एक आसम नामी एजेंट आया, उसने बोला जी भाई आप क्या करते हैं और कितना अरसा हो गया आपको। मैंने उससे बताया कि भाई मैं टूवर्स का काम करता हूँ, गुजरात में डिफरेंट कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के टूवर्स लेकर जाता हूँ, नादर एरिया में 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, और बाई एयर मैं स्कर्दू का टूर करवाता हूँ फैमिलीज़ को, या जो जिनकी नई नई शादी होती है वो उनको मैं लेकर जाता हूँ। ठीक है, वो कहता है भाई आप दुबई का काम क्यों नहीं करते मेरे साथ। तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। कहता जी मैं फिर आपके साथ जो है ना लोकल टूरिज़म का काम करता हूँ, और उसने मेरे साथ मिल के एक ऐड बनाया, टूवर्स का काम किया और मेरे साथ खुद टूर पे भी गया। 3-4 दफ़ा वो मेरे साथ टूर पे गया। टूर के आने के बाद हमारी एक अच्छी दोस्ती होगी। फिर वो एक दिन कहता है यार मैं दुबई से आया हूँ, दुबई मैंने वापस आना है, तो आप अपने दोस्तों को और अपना जो है ना वीज़ा दुबई का डालें, उधर हम मिल के काम करते हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते हैं उनको हम पाकिस्तान का टूर करवाते हैं। तो मैंने उसके साथ एग्री किया। एग्री करने के बाद कहता है भाई आप खुद भी जो है ना वो 2 साल का वीज़ा ले दुबई का, और अपने जो मेरे साथ ऑफिस में दोस्त बैठते थे और 2-3 रिलेटिव्स भी बैठते थे, उन सब से मैंने बात की। कहते हैं यार कि हम सारे प्लान करते हैं दुबई चलते हैं। दुबई से आगे फिर एजेंट ने हमें ख्वाब दिखाए कि आप जो है ना वो मेरे पास दुबई से कनाडा का काम है। तो मैंने फिर अपने दोस्तों से बात की, अपनी भी बात की, घर वालों को भी एग्री किया कि मैं जो है ना वो 2-3 साल बाहर लगाता हूँ, उसका ये बेनिफिट होगा कि हम फिर वापस आके मैं दोबारा अपना टूरिज़म का काम दोबारा शुरू कर लूँगा। तो घर वाले भी एग्री हो गए, दोस्त भी सारे एग्री हो गए। हमने पेमेंट्स जो इकट्ठी की, पेमेंट इकट्ठी करके हमने ऑफिस में रखी। एजेंट ने बोला, आसिम नामी एजेंट है, उसने बोला जी एक अकाउंट से मैं पेमेंट लूँगा, वो अस्जद का अकाउंट होगा। हम टोटल 7 लोग हैं और हमने 3.5 करोड़ रुपये पेमेंट एजेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र की हुई है। दुकान से दोस्त सी भरे हैं, वो आया सी, उन्हें कहा कि मैं लड़का तेरा बाहर भेज देना। मैं कहा नहीं यार मैं स्टडी ते भेजना। उन्हें कहा मुंडा तेरा बाहर भेजना, काम करेगा जाके तेनों अच्छे पैसे मिलणगे। उन्हें इस तरह करके मेरे को ना पैसे झांसा लिया स्पेन का बराह रास्ता दुबई का। मैं कहा इतों रोभावांगे बराह रास्ता दुबई, तो सनीगल जा घलावांगे, सनीगल फिर बाई एयर, सनीगल तो कोई डंकी लवान लगा ही। मैं कहा डंकी नहीं लवानी है। 3 महीने मेरा बेटा उत्थे रहा। 3 महीनों बाद मेरा मुंडा धक्का धुक्की हंसदाया, इन्हों मेरे को पैसे फतेह आले। ठीक है, मुंडे की तबीयत खराब हो गई, फिर उन्होंने इतना पाकिस्तान वापस सद्या। 42 लाख च डील हुई। ख्वाब है ही आते हैं कि मुंडे तुहाडे इत्थों जाणगे, उत्थे जाके काम करनगे। ठीक है, वो पहला वेंदे ने कि बंदा किस तरह का किस कैटेगरी का भाई पैसे खर्च लेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीद लें, बकवास छड़ देने हैं लोग। जब लिबिया और तुर्की से गैर कानूनी तारकीन वतन को यूरोपीय ममालिक की तरफ ले जाने वाली कश्तियों को हादसात बढ़ गए तो पाकिस्तान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई और कई पाकिस्तानियों के डूब जाने और लापता हो जाने की खबरों ने ज़राए इब्लाग की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की, तो हुकूमतों ने भी इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। अनट्रेंड कैप्टन होता है, उसको वहाँ मुकामी तौर पर लिबिया के अंदर ट्रेन करते हैं, क्योंकि जब से मैंने बताया ना कि जब से इटली ने सख्त सज़ाएं देना शुरू की हैं तो कोई भी बंदा ये नहीं भेजते वहाँ पे जो ट्रेंड होता है। ट्रेंड के क्या कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, वहाँ पे जाके 20-30 साल जेलों में गुजारे, वो तो कभी भी नहीं जाएगा, उसको जितने मर्जी ये पैसे दें। लिहाजा ये जो अनट्रेंड बंदे होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों के मरने में इनका भी किरदार होता है।
कि इनको पता नहीं होता कि हमने इसको कैसे चलाना है। शुरू में तो वो उनकी मौजूदगी में तो वो चला लेते हैं, वो ट्राई जब देते हैं तो चला लेते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। जब पानी खुला होता है, ज़्यादा पानी होता है या समुंदर थोड़ा ख़राब हो जाए तो फिर उनको समझ नहीं आती क्या करना है, क्योंकि उन्होंने तो ना पढ़ा है ना सीखा है, कुछ भी नहीं किया ना। तो वो वहाँ पे वो अक्सर कश्तियाँ जो हैं वो रास्ते में ख़राब हो जाती हैं और वहीं पे बंदे उसके अंदर मरना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको उठा उठा के समुद्र में फेंकते जाते हैं, जब तक कोई नज़दीक से कोई ऐसा शिप ना गुजरे जो उनको देख ले और उनकी मदद करे और उनको निकाल के उधर इटली की तरफ ले जाए। 6 से 7 हज़ार लोग जो है ना वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो सारे पहुंच नहीं पाते। उनमें से कुछ तो रास्ते से ही वापस भाग आते हैं, कुछ ज़ख्मी भी हो जाते हैं और कुछ बैडली उनकी मौत भी हो जाती है। और इवन यहाँ तक कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ भी नहीं मिलती। वो ज़्यादा तकलीफ़देह बात है पिछले पेरेंट्स के लिए। मैं अपने बच्चों को बैठे था, फिर मुड़ औरत आई साढ़े को, तो मैंने कहना कि ये हूँ तुसा की लैके इंग्लैंड जाएगी, ये जिधर जित जाएगी इसने नाल चाहिए जाओ। वो फिर असा दिखाए उस टाइम सन ब्रिटिश पासपोर्ट सुरख रंग ने दिखाए तो नाल बोर्डिंग कार्ड सन 2। कनाडा के वीज़े की उस वक्त एक वायरल हुई थी, 20 लाख भी होते थे, 25 लाख भी होते थे बहुत से, लेकिन जो पहले लोग गए थे उसने 5 लाख 10 लाख अपने हिसाब से दिया है और वो बाकायदा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। दो 2023 और 2024 के दौरान हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गईं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 28,000 अफराद को बैरून मुल्क जाने से कबल हवाई अड्डों पर रोका गया। इसी अरसे में 1550 से जायद इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए और उनके करोड़ों रुपए मालियत के असासे मुंजमद किए गए। ताहम इन्हीं बरसों में एक और तशवीशनाक पहलू भी सामने आया, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के दर्जनों अहलकारों की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने की इतलात मंजर-ए-आम पर आईं, जिनके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाइयाँ की गईं। यह हकीकत रियासती निज़ाम में मौजूद कमजोरियों को बेनकाब करती है। पिछले 10 साल का डाटा उठा लें और 10 साल में आपको 1% भी कन्विक्शन नहीं मिलेगी। मैंने सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंप्लेंट्स कितनी आई, कंप्लेंट्स हर कंप्लेंट जो है इंक्वायरी में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि इनकी डिस्क्रिप्शन है। बंदा कंप्लेंट करता है और 1-2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, थक करके बैठ जाएगा। अगर उसकी थोड़ी अमाउंट है वो कहेगा मेरी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं हो रही। अच्छा, कंप्लेंट के बाद अगला प्रोसेस है इंक्वायरी का। इंक्वायरी में हुई तो इंक्वायरी में वो थक हार के महीना 2 महीने 4 महीने बैठेगा, उसके बाद उसको देखा कि मेरा इतना खर्चा आ रहा है तो यहाँ तो मेरा कोई सुनवाई नहीं होनी, वो फिर बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी ने बड़ा ज़ोर लगाया, सिफारिश करवाई, पैसा दिया, FIR दर्ज हो गई, तो उसके बाद फिर कुछ हैं जो रेड भी होते हैं और कोई लोग पकड़े गए। अब तो आजकल तो फिर वो पकड़े नहीं जा रहे, तो आपको हर रोज़ मैसेज आता होगा फाइनेंशियल फ्रॉड का, कोई ना कोई आपको तरगीब दी जाती है। तो जितने भी FIR दर्ज हुई उनकी 1% भी कन्विक्शन नहीं है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह स्मगलिंग के नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं और गुज़िश्ता 2 साल से एक नया तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी स्मगलर इसके लिए ऐसे ख़ानदानों को तलाश करते हैं जो यूरोपीय ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इस मकसद के लिए पहले उन्हें उम्रे का वीज़ा लेकर दिया जाता है और जब वो उम्रा कर लेते हैं तो उनकी सफरी दस्तावेजात एजेंट अपने पास रख लेता है और उनको यूरोप के जाली पासपोर्ट फराहम किए जाते हैं। FIR ने पूछा बई किधर जा रहे हो तुसी, कौन हो तुसी? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਈ ਉਸ ਬਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸकी ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ एयरपोर्ट ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੱਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ,
फिर वो सन एक जगह उस भाई इसा बरार दसिया ते भाई तुसी इन करो ए पेपर तुसी इन करो जदे टर्मिनल 1A ते पहुँच जाओ। असीं उत्थे पहुँचे हैं जिस टाइम, यानी कि मैं अपनी फैमिली नूं लैके जाना सी ते वो जिहड़े दूसरे सन उन्हां की अपना अपना जिहड़ा उत्थे दसिया सी इस जगह पहुँचियो। उत्थे जिस टाइम पहुँचे हैं उसी पेपर दिता है, यानी कि टिकटां जिस उत्ते होईयां सन कि पाकिस्तान दियां वापसी दियां, कहना तुसी बुक करो अपना समान बुक कराओ तो जो बुक करा लिया सो मैं तुहानूं अंदर मिलसा। उत्थों असीं बुक करा के जिस टाइम बहुत बड़ा हाल होंदा है उत्थे चैकिंग होंदी है, यानी कि समान तुसी जिस टाइम देने हो समान तो दे के असी उत्थे एयरलाइन वाले की दे के आ गए। फिर लेकिन उन्होंने सऊदी वाले ने एक सिस्टम है, फिर उन्हें चैक करना होना है। फिर असी उत्थे अपनी इमिग्रेशन कराइए अंदर गए अपने, फिर जिथे अखीरली होनी है भाई जैकटां उतारो समान ये वो, उत्थे फिर मैं अपनी फैमिली लैके गया। उत्थे मैंने नज़र आया भाई मिले तो नाल एक औरत भी उसने नाल सी, ठीक है, कहने जी उत्थे ही सारे लग के गए हैं। तो उत्थों फिर अगे एक होर हाल आंदा है जिथे हुण सब तुसी ईजी हो, तुसां अपनी फ्लैटां 'च बहना है। उत्थे फिर असी जाके बैठे हैं, मैं अपनी फैमिली नाल बैठा होया सा, मैंने बुलाया, कहना पासपोर्ट ते तेरा बोर्डिंग कार्ड पाकिस्तान ने किधर ही, मैं वो दिता है, कहना मैंने दे ना ते नाल ही कहना ठहर मैं तेरे कोल आना। मुड़ मैं अपने बच्चों कोल बैठे था, फिर मुड़ औरत आई साढ़े कोल ते मैंने कहना कि ये हुण तुसां की लैके इंग्लैंड जाएगी, ये जिधर जाएगी इसने नाल जाइए। वो फिर असां दिखाए उस टाइम सन ब्रिटिश पासपोर्ट सुरख रंग ने दिखाए ते नाल बोर्डिंग कार्ड सन 2, जिस एक कह रहा सी ये पहले रखना है, ये जड़ा तू असीं बहवांगे जड़ा कि सन लैके जाएगी कतर। मेरे जड़े सन 6 पासपोर्ट सन, मैं पढ़ नहीं सकना लेकिन मैनू ना ज़बानी याद कराया सी तेरा नाम फैसल है, बीवी ना नाम लिखिया सी अतीका, बच्चियां ना भी नाम इस तरह लिखे हुए सन, सारियां ने नाम ते फोटो जड़ा सी वो साडे लगे हुए सन। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने एक ऐसा शख्स तलाश किया जो अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा पहले उम्रे पर गया और वहां से इंग्लैंड जाने के लिए दोहा कतर पहुंच गया। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने एक ऐसे शख्स से भी मुलाकात की जो बज़ाहिर यूरोप और कनाडा जाने वालों की दरख्वास्तों को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करने का काम करता रहा है, लेकिन ये एक ऐसा एजेंट था जो अपने आप को एम्बेसी मुलाजिम जाहिर करता और लोगों से भारी रकूम हासिल करता। 2001 से लेकर 2019 तक मैं सऊदी अरब में था, वालिदैन मेरे सब फैमिली वहाँ पे होती थी। पाकिस्तान जब आ गया तो उस वक़्त स्वात में ये रूल था कि स्वात में ये NTN हो गया या बाकी मामलात थे, इसका मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। फिर मेरे कज़न था वो ट्रैवल एजेंसी चलाता था, तो उसने मुझे बोला कि हाँ यहाँ पे हमें थोड़ी परेशानी होती है एप्लीकेशन पेपर वर्क की, आपको इसमें तजुर्बा है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। मैंने पहले स्वात में ज्वाइन किया, स्वात मिंगौरा ग्रीन चौक अल्ताफ़ कॉरपोरेशन नाम था उसमें 2 साल काम किया, क्योंकि सऊदी अरब में उस वक्त जाना मुमकिन नहीं था, कोरोना की वजह से बहुत से पाबंदी थे और वीज़े भी कैंसिल हो गए थे। उसके बाद वहाँ से लोगों ने दुबई के वीज़े बनते और सऊदी अरब के वीज़े बनते, तो कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग यूरोप और कनाडा का बड़ा नाम था, तो वहाँ से लोगों ने एप्लीकेशन पेपर वर्क जो भी करता था बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसकी एप्लीकेशन करता था, लेकिन इस चीज़ का उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था। इसमें बहुत से स्वाद में जो फैमिलीज़ थी उनके वीज़े अप्रूवल भी हो गई, क्योंकि स्वाद में बैंक स्टेटमेंट या गिलगित साइड या कश्मीर साइड पे बैंक स्टेटमेंट की इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो भी बिज़नेस है वो ऑनलाइन नहीं होता। तो बहुत से एम्बेसीज़ जो उस बेस पे वीज़े देते थे, तो लोगों को ये फ़ील हुआ कि ये वीज़े मैं ज़ाती हिस्सत से या किसी लिंक के ज़रिए करवा रहा हूँ। लेकिन लोगों को ये पता था कि शायद मैंने ये बिल्कुल बताया था कि मेरे लिंक भी है और मैं एम्बेसी एज एम्प्लॉय भी शो किया था। उसके बाद मैं फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। इस्लामाबाद 2022 में बैरियर टाउन आ गया, उधर फिर मैंने अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया था सिविक सेंटर में, अपना काम उधर जारी किया। इसमें मेरे बेसिकली कोई ऑफिशियल बिजनेस कार्ड या इस तरह कंसल्टेंसी कुछ नहीं था। वो फैमिलीज़ जो कनाडा में या US में चले गए थे, उनकी जितनी भी लिंक्स थे वो फिर उनको पर्सनली मेरा नंबर देता था, तो मैं उनसे यही बात करता था कि जिसका भी एप्लीकेशन पेपर वर्क है, पहले बात है कि मैं सिविक सेंटर में, तो ये मेरा घर है, लोकेशन सेंड करता था, वो लोग मेरे घर बाकायदा आते थे और उनके साथ डील होती थी। उसमें मैंने जो भी मामलात थे वो मेरा UBL पर्सनल अकाउंट था, वो भी सिविक सेंटर में है, ऑन रिकॉर्ड भी है। जितनी भी मामलात है उनसे मैंने हमेशा ऑनलाइन और रिकॉर्ड का मतलब हिस्सा था और उसमें दिया। कनाडा के वीज़े की उस वक्त एक वायरल हुई थी, 20 लाख भी होते थे, 25 लाख भी होते थे बहुत से, लेकिन जो पहले लोग गए थे उसने 5 लाख 10 लाख अपने हिसाब से दिया है और वो बाकायदा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है।
रवां माह पाकिस्तान की सेनेट ने एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट मंजूर किया। बिल के मतन के मुताबिक जो तारकीन वतन की स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसे उम्र कैद की सजा होगी। ये सजा 15 साल से कम नहीं होगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। जाली दस्तावेजात तैयार करने पर 15 साल कैद की सजा होगी। सजा की मुद्दत 7 साल से कम नहीं होगी। 50 लाख जुर्माना होगा। बिल के मतन के मुताबिक जो किसी गैर कानूनी रिहायशी को पनाह दे उसे 15 साल तक कैद होगी। गैर कानूनी रिहायशी को पनाह देने पर सजा 7 साल से कम नहीं होगी। 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्मगलिंग में सहूलत जैसे घर या जगह फराहम करने वाले को 10 साल कैद और जुर्माना होगा। बिल के मुताबिक तारकीन की स्मगलिंग के लिए माली सर्विसेज फराहम करने वाले को 10 साल तक कैद और जुर्माना होगा। माली सर्विसेज में अकाउंटेंट या वकील की जानिब से फराहम करदा सर्विस या सहूलत भी शामिल है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस शख्स को पनाह देने पर 10 साल तक कैद और जुर्माना होगा। इंसानी स्मगलिंग के लिए गाड़ी फराहम करने पर 7 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। देखना यह है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस नए कानून की मदद से इंसानी स्मगलिंग जैसे नासूर को किस हद तक खत्म करने में कामयाब होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर देखा जाए तो पिछले साल हमारे सामने ऐसी एक मिसाल आई जिसमें 17 के करीब नौजवानों को जो है वो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ज़ाहिर किया गया और उनमें से एक भी खिलाड़ी नहीं था और उनसे 40-50 लाख फीस लेकर उनको जापान ले जाया गया। जो जापान पहुंच के और वहां पहुंचकर उनको डिपोर्ट किया गया, तो ये एक बड़ी शर्मिंदगी थी। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और हैरानकुन बात यह है कि जो शख्स उनको जापान लेकर गया था वो 1 महीने के बाद ज़मानत पर रिहा होकर अपना काम दोबारा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो ये नई कानून साजी हुई है जिसको एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2026 कहा जा रहा है, इसमें कड़ी सज़ाएँ भी हैं और इसमें पहली मरतबा ये हुआ है कि अगर पाकिस्तान में भी कोई शख्स किसी गैर कानूनी शख्स को पनाह देगा तो उसको 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और भारी जुर्माना होगा। इसी तरह कोई भी शख्स जो लोगों को यहाँ पर जाली दस्तावेज़ात पर मुल्क से बाहर ले जाएगा या लोगों को इकट्ठा करके वो ज़मीनी रस्तों से मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो उसको भी कड़ी सज़ा मिलेगी। तो अब ये कहना मुश्किल है कि जो पहले जवाज़ बनाया जाता था कि जो FIA की टीमें हैं उनके पास मवाद बहुत ज़्यादा होता है, अदाद-ओ-शुमार भी होते हैं, दस्तावेज़ात भी वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो सज़ा नहीं दिलवा सकते। उसकी वजह यह है कि जो ख़ुसूसी अदालतें थीं FIA की, वहाँ पर मुल्ज़मान 2-3 दिन के बाद वो बेल हासिल कर लेते थे।